हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पे भी हैं आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है और आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज हैं उनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये स्टोरी हमें शामिर साहब ने कराची शहर से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये तो कराची में रहा करते हैं और इनकी पैदाइश भी पाकिस्तान की है, लेकिन इनकी जो मदर थी, यानी इनकी मदर के जो नाना थे, उनका ताल्लुक लखनऊ से था। वो लोग बेसिकली लखनऊ की एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखा करते थे और जैसे कि नवाबों के या लखनऊ के लोगों के तौर तरीके हुआ करते थे, बड़ा लेविश स्टाइल हुआ करता था, बहुत अदब से बात किया करते थे और इसके साथ साथ जो शिकार के शौकीन हुआ करते थे। तो वैसे ही इनके जो नाना थे, हम उनको नाना कह लेते हैं, वो भी शिकार के शौकीन थे। अक्सर 1940s के दौर में ये शिकार के लिए मुख्तलिफ जंगलों में, मुख्तलिफ जगहों पे जाया करते थे। जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तो आज़ादी थी और एज़ कंपेयर पार्टीशन के बाद जब ये कंट्रीज बन चुके थे तो उस दौर में शिकार करना निस्बतन आसान हुआ करता था। आसान से मुराद ये है कि गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी या उन पे इतना ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया जाता था। तो वैसे ही 1940s चल रहा था और ये शिकार के लिए अपने कुछ दोस्तों के हमरा घोड़ों पे लखनऊ के करीब एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसे कुकरेल या कुकरेल कहा जाता है, वहां के लिए रवाना हुए। आमतौर पे जब ये शिकार पे जाते थे तो सुबह 10-11 बजे तक जाते थे और 4-5 घंटे के अंदर अंदर ही शिकार हासिल करके या उसको लेके वापस आ जाया करते थे। लेकिन ये जो दिन था जिस दिन ये शिकार करने के लिए निकले थे, ये इनके लिए इतना भारी दिन था कि काफ़ी कोशिश के बावजूद, जंगल में तकरीबन 4 या 5 घंटे गुजारने के बावजूद इनको ना ही कोई शिकार मिला और ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि जिसको ये खा के अपना पेट भर सकें। फाइनली जब ये बिल्कुल परेशान हो गए और इनको लगने लगा कि अंधेरा होने वाला है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब वापसी का सफ़र इख्तियार किया जाए। ये बताते हैं कि जैसे ही इनके जो नाना थे जब वो वापस मुड़े तो एकदम से इनको ऐसा लगा कि जैसे जो बैक साइड है वहां पे जो पत्ते पड़े हुए हैं उन पत्तों के ऊपर किसी ने कदम रखा है या कोई मूवमेंट हुई है। अब जैसे ही इनको शिकार की कोई आस नजर आई तो ये फौरन से पलटे और जब ये पलटे तो इन्होंने देखा कि दरख्तों की आड़ में या उसके तने के पीछे एक हिरन का पिछला हिस्सा नजर आ रहा है और उसके पिछले हिस्से से या उसकी टांगों से अंदाजा हो रहा है कि यकीनन ये हिरन है। अब जैसे ही इन्होंने शिकार को देखा तो बहुत खामोशी से, जैसे कि शिकारी स्मार्ट वर्क किया करते हैं, फौरन से इन्होंने अपना निशाना तैयार किया और जो भी तीर था वो सीधा उसकी तरफ चला दिया। जैसे ही ये तीर उस हिरन को लगा तो अगले ही लम्हे बजाय इसके कि हिरन वहां पे गिरता या कुछ आगे जाके गिर जाता, एकदम से इतनी तेजी से आगे की तरफ भागा कि उसका कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहां से आया और कहां गया। हालांकि नॉर्मली जब आप शिकार किया करते हैं और जब आप अपना निशाना मार देते हैं तो आपको पता होता है कि ये जो शिकार है ये 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही या उससे भी पहले कहीं जाके ढेर हो जाएगा। इन लोगों ने तकरीबन 1 किलोमीटर तक उस शिकार को हासिल करने की या उस तक पहुंचने की कोशिश की,
लेकिन ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। ये खुद भी बड़े हैरान थे, हालांकि इतने अरसे से शिकार करते चले आ रहे थे और इनको पता था कि ये जो तीर इन्होंने मारा है, अगर ये किसी शिकार को लग जाए तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर वो जो शिकार है वो ढेर हो जाया करता है। बिल्कुल आखिर में जब ये मायूस होने लगे तो वापस से अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे। अब ये जो सराउंडेड का एरिया था ये मुकम्मल तौर पे जंगलात पे मुश्तमिल था और एक कच्चा पक्का रास्ता था जहां से गुजर के ये लखनऊ शहर की तरफ या मेन सिटी की तरफ आ जाया करते थे। इनके नाना जब आहिस्ता आहिस्ता करके लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे तो इन सब ने, जो भी इनके साथी थे, खासतौर पे इनके नाना ने महसूस करना शुरू किया कि एकदम से फिजा में किसी औरत के रोने की या सिसकियां लेने की आवाज आ रही है। अब शुरू में ये लोग यही समझे हो सकता है कोई गांव की औरत हो या कोई औरत रास्ता भूल गई हो जिस वजह से रो रही हो, लिहाजा इन लोगों ने इग्नोर किया और जैसे तैसे वापस अपने घर में या अपने महल में पहुंच गए। घर आने के बाद ये लोग फ्रेश हुए और घर में जो भी खाना मौजूद था वो खाना खाया और खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट गए। इनको अभी लेटे हुए या सोए हुए 2 या 3 घंटे गुजरे होंगे। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था कि एकदम से नाना बताते हैं कि इनकी आंख खुली और जैसे ही इनकी आंख खुली तो उनको एकदम से किसी औरत के या उसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी जिस औरत के रोने की आवाजें जंगल में सुनाई दे रही थी। अच्छा, ये जो आवाजें आ रही थी ये बहुत ही करीब से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत रो रही है वो इनके बहुत करीब मौजूद है। शुरू में इन्होंने करवटें बदलने की या अपने कानों पे तकिया या चादर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये आवाजें बढ़ती चली गईं तो मजबूरी के आलम में इनके नाना खड़े हुए और इन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो आवाजें हैं ये हमारे महल में से या हमारा जो भी घर था उस घर में से ही आ रही हैं। अब इसके बाद ये बाहर निकले और उस आवाज को फॉलो करना शुरू किया। जैसे ही ये अपने रूम से या अपने कमरे से बाहर निकले और गैलरी से बढ़ते हुए जहां पे आंगन था उस तरफ आए तो इन्होंने देखा कि जहां पे एक बेरी का और एक बरगद का दरख्त लगा हुआ है, उन दोनों दरख्तों के दरमियान एक अजीब सी मखलूक खड़ी हुई है जो कि देखने से हिरन लग रही है, यानी कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो हिरन की तरह है, जबकि उसकी जो शक्ल है बज़ाहिर देखने से किसी औरत से मिल रही है। अब जैसे ही इन्होंने इस अजीबुल खलकत औरत को देखा तो उनके एकदम से औसान खता हो गए, इन पे खौफ तारी हो गया और ये सोचने लगे कि आखिर ये जो औरत है, ये जो हिरन है, ये किस तरह की मखलूक है और ये मुसलसल वैसे ही रो रही है जैसे कि जंगल में हमें रोने की आवाज आ रही थी। ये जो औरत थी मुसलसल सिसकियां ले रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में है। जब इन्होंने उसके धड़ पे मजीद गौर किया तो उसके पेट के करीब बाकायदा एक तीर लगा हुआ था और ये जो तीर था ये इनकी ही कमान का तीर था और ये वही तीर था जो इन्होंने आज शाम में जंगल में उस हिरन के ऊपर चलाया था। ये देखने के बाद तो इनको अंदाजा हो चुका कि ये जो भी मखलूक थी कम से कम ये हिरन नहीं थी। मैंने जिसको हिरन समझ के हमला किया है या उसको मारने की या शिकार करने की कोशिश की है, यही मखलूक अब मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी है। खैर उस वक्त तो ये वापस अपने कमरे की तरफ आए और जो भी इनको कुरानी आयत आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की। अगले दिन जब ये उठे तो इन्होंने अपने घर वालों से और ख़ास तौर पे अपने फादर से ये सारा का सारा वाकया डिस्कस किया। अब ये सुनने के बाद इनके फादर को भी अंदाज़ा हो चुका था कि जो मामला है बहुत संगीन है और यकीनन ये जो भी मखलूक है या जो भी चुड़ैल है ये वापस ज़रूर आएगी। इस दौरानिए में इन्होंने जो भी करीबी मस्जिद थी
उसके इमाम साहब से रब्ता किया। वो जो इमाम साहब थे, जब उन्होंने ये सारा का सारा वाकया सुना तो उसके बाद ये घर पे आए और घर आने के बाद इस पूरे घर को, ख़ास तौर पे उस जगह को चेक किया जहाँ पे वो औरत रात के टाइम में मौजूद थी या खड़ी हुई थी। इन इमाम साहब ने उस जगह की मिट्टी ली और मिट्टी लेने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दें, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि आखिर ये क्या मखलूक है। ये बताते हैं कि जो 2 रातें थीं, जिन रातों में इमाम साहब इसका हिसाब लगा रहे थे, मुसलसल उन 2 रातों में वो औरत दोबारा से वैसे ही आई, वैसे ही उसने उन्हीं दरख्तों के दरमियान खड़े होके रोना शुरू किया। और इन 2 रातों में जब वो आई थी तो इनके नाना के अलावा 3-4 और लोगों ने भी उस औरत को अपनी आंखों से उस जगह पे देखा। खैर, जब इमाम साहब 2 दिन के बाद वापस आए तो उन्होंने बताया कि आप जब जंगल में गए थे और अपने शिकार करने के लिए उस हिरन पे तीर चलाया था, तो वो जो हिरन था वो कोई हिरन नहीं था, वो बुनियादी तौर पे जिन्नात की फैमिली में से एक लड़की थी जो हिरनी के रूप में वहां पे मौजूद थी। अब आपने वहां पे देखने के बाद उस पे तीर चला दिया और आपके तीर चलाने की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। और ना सिर्फ वो गुस्से में है बल्कि उसका जो पूरा का पूरा खानदान है, ये सारे के सारे जिन्नात आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब आप एक काम करें, मेरे साथ उसी जंगल में उसी जगह चलें जहां पे आपने उसका शिकार किया था। हम वहां चलते हैं, वहां चल के उससे माफी मांगते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा, लेकिन हम एक कोशिश करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ तावीज़ात दे रहा हूं। ये तावीज़ात आप लोगों ने पहन के रखने हैं, जो कि आप सबकी हिफाजत के लिए हैं। और 1 आध दिन के अंदर अंदर हमें उसी जगह वहीं पे जाना है जहां पे वो हिरनी नजर आई थी। इसके बाद इनके नाना अपने 2-4 बुजुर्गों के हमरा, इसके साथ साथ 2-3 मस्जिद के इमाम साहब के हमरा उस जगह पे गए। वहां जाके इन्होंने बाकायदा अलल ऐलान माफ़ी मांगी और इन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको जो सज़ा देनी है वो आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले में मेरे घर वाले या मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह करने के बाद और वो तावीज़ात पहनने के बाद जो भी जिन्नात थे या उनका जो भी कबीला था, उन सब ने इनके नाना को मुआफ़ कर दिया था। और उसकी निशानी यही थी कि उसके बाद से ना वो औरत नजर आई, ना उसके रोने की आवाज़ आई और ना ही इन सब फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा। कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह की गलतियां करते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि आप जो करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी, बहुत संगीन गलती है। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें अली साहब ने लाइन्स एरिया कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 27 या 26 साल पहले, जबकि मोबाइल मौजूद नहीं थे, PTCL फ़ोन हुआ करते थे और आमतौर पे अब की निस्बत बहुत ज़्यादा लाइट जाया करती थी। ये बताते हैं कि जो फादर हैं उन्होंने एक जनरेटर ख़रीद लिया था जो कि पेट्रोल के ज़रिए चला करता था। अब ये जो वाक़या है ये उन दिनों में पेश आया था जब इनकी बहन की शादी हो रही थी और सारे के सारे ख़ानदान वाले, ख़ास तौर पे जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो सब के सब इनके घर में रुकने आए हुए थे। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और इसी दौरानिये में एकदम से लाइट चली गई। अब इनके घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा था, गाने बाजे चल रहे थे और एक माहौल बना हुआ था, यानी कि रौनक मची हुई थी। इत्तेफाक से उस वक्त इनका जो जनरेटर का पेट्रोल था वो ख़त्म हो चुका था। ये बताते हैं कि इनकी मदर ने इनको कहा कि सामने जो पेट्रोल पंप है, यानी कि इनके घर से निकल के एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड मौजूद था, उस ग्राउंड का आप क्रॉस करें तो सामने रोड चल रहा था।
उस रोड के सामने एक पेट्रोल पंप मौजूद था जो कि आमतौर पे 24 घंटे खुला करता था। खैर, ये पेट्रोल लेने के लिए अकेले ही अपने घर से निकले। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो निकलते ही सामने जो ग्राउंड मौजूद था, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड था, मुझे वहां से गुजरते हुए जाना था। और ये जो रास्ता था ये सबसे शॉर्टेस्ट या बहुत आसान तरीन रास्ता था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं दरमियान के करीब पहुंचा तो मेरी नजर एकदम से जो ग्राउंड की पिच थी उसके ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि ग्राउंड की जो पिच है उस पिच के ऊपर बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे कोई लेटा हुआ है। अब उस दौर में क्योंकि सियासी हालात भी खराब थे और आमतौर पे ग्राउंड्स के अंदर लाइट्स मौजूद नहीं हुआ करती थी। खैर, जैसे ही इनको ऐसा लगा कि ग्राउंड की पिच पे कोई लेटा हुआ है तो पता नहीं इनके जहन में क्या आया कि ये सीधा जाने के बजाय उल्टा उस पिच की तरफ चलने लगे। ये चाहते थे कि मैं वहां जाके देखूं आखिर कौन इतना बहादुर है जो इतनी रात में ग्राउंड की पिच पे सो रहा है। जब ये बिल्कुल उस पिच के 8 या 10 फीट के फासले के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि उस पिच के ऊपर बाकायदा एक औरत है जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लेटी हुई है। ये बड़े हैरान हुए कि इतनी रात में एक अकेली औरत इस पिच के ऊपर क्यों लेटी हुई है। ये बताते हैं कि अभी मैं उसके ऊपर या उसकी शक्ल पे गौर कर रहा था कि मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो उठ के बैठ गई। और जैसे ही वो उठ के बैठी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो बाल हैं बड़े बिखरे बिखरे लंबे लंबे बाल हैं और इन बालों के दरमियान जो उसका चेहरा है वो बहुत ज्यादा सिया चेहरा है। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफेद हैं, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे एक बहुत ही भयानक शक्ल की मालिक थी। और उसके चेहरे पे इस कदर वहशत मौजूद थी कि जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ मुकम्मल तौर पे देखा तो मैं मुकम्मल तौर पे पजल हो चुका था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन मखलूक है जो यहाँ पे मौजूद है। खास तौर पे जब इन्होंने उसकी आंखों पे मजीद गौर किया तो ये वहां से बाकायदा भागने लगे। ये बताते कि मैं जितनी स्पीड से भागना शुरू हुआ था उससे भी ज्यादा स्पीड से वो जो औरत थी मेरे पीछे भागना शुरू हो चुकी थी और वो कुछ अजीब तरीके से भाग रही थी जैसे कि जानवर भागा करते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदम जमीन पे रख रही थी वैसे वैसे मुझे मुसलसल पायल की या घुंघरूओं की आवाज आ रही थी। मुझे यकीन हो चला था कि आज मेरा सामना किसी चुड़ैल से या फिर किसी पिछल पैरी से हो चुका है। मुझे जितनी कुरानी आयत याद थी मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरे जहन में आ सके या मेरी जबान पे आ सके, लेकिन चाहने के बावजूद भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बिला आखिर अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकला तो बिस्मिल्लाह निकलने के बाद एकदम से मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे तैसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भागने के बाद ये जो ग्राउंड था ये क्रॉस हुआ और जैसे ही मैं ग्राउंड से बाहर निकला तो इत्तेफाक से सामने बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। जब उन लड़कों ने मुझे इस हालत में भागते हुए देखा तो एकदम से मेरी तरफ आए। वो समझे कि शायद कोई चोर पीछे लगा हुआ है। खैर, जब वो मेरी तरफ आए और उन्होंने ग्राउंड की तरफ देखा तो वहां पे ना कोई औरत मौजूद थी और ना ही कोई औरत का वजूद मौजूद था। ये बताते हैं कि जैसे तैसे उन सारे लड़कों ने मुझे मेरे घर वापस छोड़ा और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था। 1 हफ्ते तक मैं शदीद बीमार रहा और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत बेहतर हुई। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग दुआ करें, मेरी तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको भी सेहतमंद ज़िंदगी दे, खुशहाली वाली ज़िंदगी दे।
और हम सबके कामों में हम सबके लिए आसानियां फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।